हाय एवरीवन, माइंड डॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गो गेटर बुक का समरी जानेंगे जिसका हिंदी नाम काम से कामयाबी तक है। इस बुक का ऑथर पीटर बी काइन है। तो शुरू करते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से ऑथर हमें काम से कामयाबी तक का रास्ता बताते हैं। यह कहानी हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। लाइफ में सफल होने के पहले हमें परीक्षा देना पड़ता है। बाधाओं का आकार ही हमारी सफलताओं का आकार तय करता है। कैपी डिक्स नाम का एक आदमी लकड़ी का थोक विक्रेता था। एक स्किनर नाम का व्यक्ति था जो रिक्स लॉगिंग एंड लंबरिंग कंपनी का प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर था। कैप्टन मैट पिजली जो ब्लू स्टार नेविगेशन कंपनी का प्रेसिडेंट और मैनेजर था और केपी डिक्स का दामाद था। केपी डिक्स दोनों पे गुस्सा हो रहा था कि उन दोनों के वजह से उनका बीपी बढ़ गया है, क्योंकि उन दोनों के सलाह से ही वे शिपिंग बोट के 25 माल वाहक जहाज़ों का प्रबंधन किया था और जैसे ही वे जहाज़ों को लिए देश में मंदी आ गई और मैरीन इंजीनियर हड़ताल पर चले गए। इतना ही नहीं, पूर्वी देशों में वे लोग एक युवा को मैनेजर बनाकर भेजा। वह बैंक खाते से सारे पैसे निकाल के लापता हो गया था। इस पर मैट पिजली ने कहा, हमने आपको कभी राजी नहीं किया था कि उन शिपिंग बोट के जहाज़ों का प्रबंधन अपने हाथ में ले, बल्कि आपने ही मुझे राजी किया था। बलि का बकरा तो मैं ही हूँ, क्योंकि आप तो 10 साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं। जहाज़ों की सारी मुश्किलों का भार तो मेरे कंधों पे है। स्किनर बोल पड़ा, क्या आप हेंडरसन की बात कर रहे हैं, जिसे हमने शंघाई ऑफिस का मैनेजर बनाकर भेजा था? उसका लकड़ी बेचने का जवाब नहीं था। वह हमारा सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह ढेर सारे माल का ऑर्डर दिलाएगा। कैपी डिक्स बोले, मैंने तो पहले ही कहा था वह कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसमें पहल शक्ति नहीं थी। मैट पिजली ने कैपी डिक्स से कहा, देखिए, मैं खुलकर स्वीकार करता हूं कि इस मामले में हमसे गलती हुई, लेकिन केपी, आप इस स्थिति को दूसरे दृष्टिकोण से देखें। हमें क्या पता था हेंडरसन वहां जाकर शराब पीने लगेगा, कारोबार पे ध्यान नहीं देगा, हमारे बैंक खाते से सारा पैसा लेके भाग जाएगा। इसलिए हमारा काम अब यह है कि हम शंघाई के ऑफिस के लिए योग्य व्यक्ति देखें। केपी ने प्यार से कहा, मेरे बच्चे, मैं इस मामले में तुम्हें ज़्यादा ताने नहीं मारूंगा। मेरी बात को बूढ़े की भड़ास मानकर भूल जाओ। वे दोनों मिलकर एंड्रयूज नाम का एक व्यक्ति जो उनके ऑफिस में कर्मचारी था, उसे भेजने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन एंड्रयूज का इम्तहान नहीं लिया गया था कि उसमें हिम्मत है या नहीं, उसमें एकाग्रता और पहल शक्ति है या नहीं, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं, क्योंकि यह मैनेजर की बुनियादी योग्यता होती है। केपी बोले, हर अच्छा कर्मचारी अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता, क्योंकि कर्मचारी के रूप में उसे सिर्फ काम करने का अनुभव होता है, काम कराने का नहीं। फाइनली यह डिसाइड हुआ कि पहले केपी एंड्रयूज का इम्तहान लेंगे। केपी सोच ही रहे थे कि कैसे उसका इम्तहान लेना है, तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। निजी एक्सचेंज ऑपरेटर उन्हें फ़ोन कर रही थी। वह बोली, ऑफिस में विलियम ई पैक नाम का एक नौजवान आया है, वह आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है। केपी बोले, उसे अंदर भेज दो। वह अटेंशन की मुद्रा में सिर झुकाकर अभिवादन किया और थैंक यू बोला, क्योंकि केपी उनसे मिलने के लिए हाँ कर दी थी। केपी बोले, बैठ जाइए मिस्टर पैक। उन्होंने उसके चाल पर गौर किया। वह नौजवान थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था और उसकी बाईं बाँह केहूनी के आधे पर कटी हुई थी। पैक के सीने पर अमेरिकन सेना का बटन को देखकर खुद ही वे पूरी कहानी समझ गए। केपी नरमी से कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस्टर पैक? मैं अपनी नौकरी के लिए आया हूँ, पैक ने कहा, और मुझे इनकार सुनने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। क्यों? केपी ने पूछा। विलियम पैक बोले, मैं खुद को काफ़ी योग्य सेल्समैन मानता हूँ, जो मैंने पिछले 5 सालों में साबित कर दिया है। मैं किसी भी चीज़ को बेच सकता हूँ, बशर्ते वह इतनी मूल्यवान हो कि कोई उसे खरीदने के लिए तैयार हो। मैं दूसरों से ज़्यादा अच्छी तरह बेच सकता हूँ। केपी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, यह बताओ कि अमेरिकी सेना में तुमने अपनी सदस्यता कब बेची थी? पैक बोले, मैं कैंप
कियर्नी में नाइट्स ऑफ कोलंबस में था, लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने डिवीज़न के साथ विदेश नहीं जाने दिया तो मेरा दिल टूट गया और मैं ये समझने लगा कि मैं किसी काम का नहीं रह गया हूँ। उसने बताया कि पहले वो मध्य पश्चिम में लकड़ी बेचता था और अभी भी खुद को काफ़ी स्वस्थ महसूस करता है। जब केपी ने कहा कि उन्हें स्किनर से मिलना चाहिए तो पैक बोले उन्होंने मना कर दिया। तब तुम्हें कैपिटल पिजली से मिलना चाहिए तो पैक बोले वो भी असमर्थता व्यक्त की। कैपी बोले उसके बाद भी तुम मेरे पास क्यों आए? पैक बोले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे नौकरी दे दे क्योंकि मैं 10 सेल्समैनों के बराबर सामान बेच सकता हूँ। अगर मैं ठीक से काम नहीं कर पाया तो मैं खुद ही नौकरी छोड़ दूँगा। इसी बीच केपी ने स्किनर को बुलाकर कहा कि हमें एक जोखिम लेना होगा। एंड्रयूज को शंघाई का मैनेजर अस्थायी रूप से रखना होगा। अगर वह ठीक से काम करेगा तो हम उसे अस्थायी कर देंगे, लेकिन अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो उसे बुलाकर उसकी पुरानी जगह पर रख लेंगे जहां वह बहुत मूल्यवान व्यक्ति है। फिर कैपी स्किनर से कहा क्या आपने पैक का वेतन भी तय कर दिया है? उतना ही देना जितने यह पाने का योग्य हो, उससे 1 सेंट भी ज़्यादा नहीं देना। फिर पैक से बोले तुम्हें कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नौकरी दी जा रही है। पहली गलती पे तुम्हें चेतावनी दी जाएगी, दूसरी गलती पे तुम्हें बिना वेतन के 1 महीने तक घर पर बैठा दिया जाएगा और तीसरी गलती पे तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वह भी हमेशा के लिए। पैक बहुत खुश हुआ। केपी जानता था कि स्किनर पैक से बदला लेगा। पैक ने पूछा सर मैं कब से काम शुरू करूं? कैपी बोले जब तुम चाहो। पैक उसी दिन लंच करके काम स्टार्ट कर दिए। जब कैपी और पैक अकेले थे तो कैपी ने कहा तुम्हें स्किनर जितना भी वेतन देगा रख लेना, चुपचाप रहना, कुछ मत बोलना। जब ठीक समय आएगा बशर्ते कि तुम इसे अर्जित किया होगा तो मैं उस मक्खी चूस को समझाऊंगा और तुम्हारा वेतन बढ़वा दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत दयालु हैं, पैक बोले। बाद में जब स्किनर आया तो केपी उनसे बोले तुम्हें दया नहीं आई? वह अपाहिज पूर्व सैनिक को तुम कैसे मना कर पाए? तुम बहुत कठोर हो। उसने गुस्से से जवाब दिया बिजनेस जज्बात से नहीं चलते। आपने अपने कॉरपोरेशनों से 209 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अमेरिकी सेना के अपाहिज और बेरोजगार सैनिकों को नौकरियों की संगठित मुहिम शुरू की है। आपने उन अनुभवी लोगों को सिर्फ इसलिए हटाया ताकि इन पूर्व सैनिकों के लिए पद खाली हो सके। मैं तो सोच रहा हूँ कि सेना की तरह अपने ऑफिस में भी कर्मचारियों की परेड शुरू करवा दूँ। कैपी स्किनर को समझाने की कोशिश की कि पैक हमारे सबसे अच्छे सैनिकों में से एक रहा होगा, वरना वो खुद के लिए खतरा क्यों मोल लेता और देश के लिए आगे बढ़ा होता। स्किनर बोले मैं तो पैक से ऐसा बदला लूँगा कि उनकी पुरखों की रूह भी कांप जाएगी। केपी उसे संतुष्ट करने के लिए कहा फूड सकंक स्प्रूक्स वह बकवास माल उसे बेचने के लिए दे दो। अगर वह नहीं बेच पाया तो हम उसे नौकरी से निकाल देंगे। यह सुनकर स्किनर खुश हुआ। पैक अपने बेचने वाले प्रोडक्ट के बारे में बहुत जानकारी जमा की और 2 महीनों तक खूब बेचा। ऑर्डर इतने तेजी से भेजे कि स्किनर को उसे तार भेजना पड़ा। अब रहम करो, वह लकड़ी भी बेच रहा था। मौका मिलते ही केपी ने स्किनर से कहकर उसका वेतन उतना ही बढ़वा दिया जितना ज़्यादा वो बेच रहा था। उधर एंड्रयूज अपने काम को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा था। कैपी ने वारिस की खोज शुरू कर दिया। वे पैक का इम्तिहान लेना चाहते थे। यह सुनकर स्किनर बहुत खुश हुआ। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी जब उसे पता चला कि नीले गुलदान वाला टेस्ट पैक से लिया जाएगा। अगले दिन स्किनर ऑफिस नहीं आए और पैक को संदेशा भिजवाया गया कि वह पैक से मिलना चाहता है लेकिन वह बीमार है, इसलिए पैक उनके घर पे 1 बजे मिल सकता है क्या? पैक 1 बजे स्किनर के घर पे पहुंच गए। स्किनर उतना ही स्वस्थ लग रहे थे जितना दूसरी दिन लगते थे। इसी बीच कैपी रिस्क का फोन आया। स्किनर उनकी बात ध्यान से सुने और फिर दुख जताते हुए बोले सर आज मैं बहुत बीमार हूँ, मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा,
लेकिन पैक यही है, उसे खुशी होगी अगर वह आपके कोई काम आ सके। स्किनर ने पैक को फ़ोन दिया। पैक ने कहा, बिल्कुल सर, बोलिए किसकी सुपारी देना चाहते हैं और उसकी लाश मैं कहाँ पहुँचाऊँ। उसने आगे कहा, सर वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, उन्होंने मेरा वेतन बढ़ाकर बहुत आकर्षक कर दिया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे यह भी एहसास होता है कि आपने भी उनसे मेरी तरफदारी की होगी, इसलिए आपको भी धन्यवाद। कैपी बोले, इस संसार में किसी को मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, तुमने ज़्यादा किया है इसलिए तुम्हें ज़्यादा मिला है। कैपी आगे बोले, आज मैंने एक नीले रंग का गुलदान देखा है। यह गुलदान मेरी कमजोरी है, क्योंकि मेरी प्यारी महिला मित्र के पास एक ऐसा ही गुलदान है। कल रात उसकी शादी की सालगिरह है, उसने मुझे इनवाइट किया है, मैं उसे यह देना चाहता हूँ और मैं आज ही 8 बजे ट्रेन से जाऊँगा ताकि कल उसके यहाँ पहुँच जाऊँ। इसलिए आज ही मुझे वह नीला गुलदान चाहिए। उस पे कुछ पक्षी और फूल बने हैं, लगभग 1 फुट ऊंचा है, 4 इंच इसका व्यास है। पेक बोला, मैं 8 बजे से पहले वह गुलदान आप तक पहुंचा दूंगा। केपी ने स्किनर से बोल रखा था कि उसे 3 बजे तक रोक के रखे। जब पेक वहां से निकले तो सीधे बाजार नीले गुलदान के लिए गए, जिसके लिए केपी बोल रखे थे। केपी जिस जगह का जिक्र किए थे वहां वह गुलदान नहीं मिला। पेक ने उन्हें फ़ोन किया, लेकिन वह घर पे नहीं थे। यह भी नहीं पता था कि वह कब तक लौटेंगे। उसने अपने दायरे को बढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे ज़मीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। उसने हौसला नहीं छोड़ा। वह पश्चिम में 1 ब्लॉक आगे तक गया और 1 ब्लॉक तक आगे दक्षिण में भी गया और यहाँ पर वह गुलदान मिला जो उसे चाहिए था। दुकान बंद था। दरवाजे के साइन बोर्ड पर नाम लिखा था, बी कोहेन की आर्ट शॉप। वह होटल गया और वहाँ से टेलीफोन डायरेक्टरी ली। उसे पता चला कि पूरे शहर में 19 बी कोहेन थे। पेक ने होटल क्लर्क से शहर की डायरेक्टरी ली ताकि पता चल सके कि कौन सा बी कोहेन आर्ट शॉप का मालिक है, लेकिन कुछ नहीं पता चल सका। वह नज़दीकी शहरों की डायरेक्टरी हासिल करने की कोशिश की, जो उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वह सोच रहा था कि वह बी कोहेन दूसरे शहर में रहता होगा और हर दिन आता जाता होगा। उसने शहर के 20 बी कोहेन को फ़ोन किया, लेकिन उसमें से कोई आर्ट शॉप का बी कोहेन नहीं था। अब 6 बज चुके थे। फिर वह दुकान पे गया। उसने देखा कि साइन बोर्ड पे लिखा था, बी कोहेन की आर्ट शॉप। फिर वह होटल गया और इस नाम के सभी 8 व्यक्ति को फ़ोन किया। उनमें से एक वही बी कोहेन था जिसका वह आर्ट शॉप था, लेकिन बी कोहेन अपने दोस्तों के घर पार्टी पे गया था। इस बीच वह किसी से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह पार्टी में पूरी तरह से मसरूफ़ था। पेक ने फ़ोन पर चीखा, कोहेन को फ़ोन पर बुलाओ, वरना मैं अगली नाव में बैठकर वहीं आता हूँ और तुम्हारा गला दबाता हूँ। उससे कहो कि उसके स्टोर में आग लग गई है। बी कोहेन हाँफते हुए फ़ोन पर आया। पेक बोले, आपको बुलाने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। स्टोर में कोई आग नहीं लगा है। मुझे आपके स्टोर से नीले गुलदान चाहिए। बी कोहेन बोले, तुम जानते हो उसकी कीमत? पेक बोले, मुझे चाहिए बस। बी कोहेन बोले, मैं 8:50 तक वहां आ पाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे हेड सेल्समैन को फ़ोन करो और उनसे मेरी तरफ से यह कहो कि दुकान तुरंत खोले और नीला गुलदान तुम्हें बेच दे। यह कहकर बी कोहेन फ़ोन रख दिया। सेल्समैन को फ़ोन करने पर उनकी माँ फ़ोन उठाई। वह सेल्समैन घर पे नहीं था। उनके माँ को यह पता नहीं था कि वह कहाँ गया है और कब तक लौटेगा। फिर पेक को एक आइडिया आया। वह ईंट मारकर शीशा तोड़कर गुलदान लेके भाग जाएगा। वह एक टैक्सी वाले को बुलाकर वेट करने को कहा और उस ड्राइवर से हथौड़ी भी उधार ली। जब वह आर्ट शॉप पर पहुंचा तो पुलिस वहां खड़ी थी, इसलिए वह शीशा नहीं तोड़ सकता था। उसने यह भी देखा कि दुकान का नाम अब बदल चुका है।
बी कोहेन की आर्ट शॉप। वह बहुत परेशान था। पेक सेल्समैन को फ़ोन किया तो पता चला कि 9 बजे सेल्समैन आर्ट शॉप पर पहुंच जाएगा। 9:15 में सेल्समैन वहां आया। पेक ने पूछा, यह कमबख्त चीज़ कितने की है? सेल्समैन बोले, $2000 नकद। पेक के पास $100 थे। पेक स्किनर को फ़ोन किया कि उस शॉप पे $2000 भिजवा दे। स्किनर बोले, मेरे पास मेरे घर में अभी $2000 नहीं है और ऑफिस में लॉक लगा है, इसलिए वह नहीं देगा। पेक ने स्किनर को चिल्लाकर कहा कि वह नर्क में जाएगा और उसके बस में रहा तो जल्दी ही जाएगा। पेक ने कैप्टन मैट पिजली को पैसे देने के लिए फ़ोन किया तो उसने कहा, भूल जाओ गुलदान, घर जाकर आराम करो। पेक हाँफते हुए कहा, वह मिस्टर कैपी रिस्क को निराश नहीं करेंगे, उन्होंने बहुत उपकार किए हैं। कैप्टन पिजली बोले, वे पैसे नहीं देंगे। पेक निराश हो गया, लेकिन अचानक उसने सेल्समैन से पूछा, क्या तुम्हें अच्छा हीरा पहचान करने आता है? वह बोला, हाँ। पेक बोला, मैं अभी तुरंत होटल से आता हूँ, और वह एक अंगूठी लेके आया। सेल्समैन ने उस अंगूठी का दाम $2500 तय किया। पेक ने अनुरोध किया कि अभी इसे रख ले, वह पैसे देकर अंगूठी ले जाएगा। सेल्समैन उस गुलदान को पैक कर दिया। पेक अभी तक लंच नहीं किया था। वह खाना खाया और उसने अपने पायलट दोस्त का पता मालूम किया। उसके दोस्त ने अपने हेलीकॉप्टर से पेट को उस स्टेशन के पास छोड़ा जहां वह ट्रेन पहुंचने वाली थी जिसमें कैपी बैठे थे। पेक पटरी पे गया और अखबार को जलाकर तेज तेज लहराने लगा। ब्रेकमैन ने ट्रेन रोकी और वह ट्रेन पे चढ़ गया। उस ब्रेकमैन ने पूछा, टिकट है? पेक बोले, नहीं, लेकिन मेरे पास खर्च चुकाने के पैसे हैं। मैं एक आदमी की तलाश कर रहा हूँ। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो आज हत्या हो जाएगी। ब्रेकमैन बोले, सही कहा, अपनी आधी बाँह का फ़ायदा उठाओ और मेरा अपमान करो। ब्रेकमैन पूछे, क्या तुम उस छोटे बूढ़े आदमी को खोज रहे हो जो हेनरी क्ले की कॉलर पहनता है और सफ़ेद मटन चाप जैसे मूछें हैं? पेक बोला, हाँ वही। ब्रेकमैन ने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या तुमने एक बाँह वाले व्यक्ति को बक्सा लिए देखा था? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। पेक ने उन्हें धन्यवाद दिया। जब पेक केपी के पास पहुँचे तो पेक बोले, सॉरी मिस्टर रिस्क, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपको परेशान किया। केपी रिस्क बोले, हमने बार बार साइन बोर्ड बदले और तुम्हें दुविधा में डाला। एक पुलिस से निगरानी करवाई क्योंकि तुम विंडो न तोड़ पाओ। तुम्हें $2000 की व्यवस्था करने पर मजबूर किया, फिर भी तुम वह गुलदान लेके आ गए। अंदर आओ, अपने पैर को आराम दो। पेक बोले, तो यह आपकी चाल थी? उसकी आवाज़ गुस्से से काँप रही थी। वह बोले, सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा पैर दुखता है, मेरा हाथ दुखता है और मेरा दिल दुखता है। उसके आंख आंसू से भर गए। कैपी रिस्क ने पिता जैसे उसके सिर को सहलाए और बोले, बेटा, यह बहुत ज़्यादा क्रूर था, लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ी नौकरी देना चाहता था, इसलिए तुम्हारा इम्तहान लेना था। यह गुलदान नहीं बल्कि तुम्हारा $10,000 की नौकरी है। केपी बोले, आज तक मैंने 15 लोगों का यह इम्तहान लिया, जिसमें से 2 ही लोग मुझ तक गुलदान पहुंचा पाए। पेक अपना गुस्सा भूल चुका था। वह बोला, आपको धन्यवाद सर, मैं शंघाई में अच्छा काम करूंगा। कैपी रिस्क बोले, मुझे एक बात बताओ बेटे, क्या तुम्हारे मन में यह काम छोड़ने का प्रलोभन नहीं आया था? पेक बोले, हाँ सर, आया। मैं यह काम सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकता था क्योंकि यह उस आदमी के प्रति विश्वासघात होता जिसे मैं कभी जानता था। वह मेरे ब्रिगेडियर थे। उनका वाक्य था, यह कर दिया जाएगा। हर आदेश पर वह कहते थे, यह कर दिया जाएगा, और उन्होंने हमें भी यही सिखाया। पेक ने बताया कि जब पेक अस्पताल में थे और अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे तो उनसे ब्रिगेडियर मिलने आए। उन्होंने पेक को टूटने की अनुमति नहीं दी और वह अनुमति को स्वीकारते हुए कहा, यह कर दिया जाएगा।
पेक आगे बोले, जब वह एक दुश्मन पर हमला किया तो वहाँ वह अंगूठी उन्हें मिला था। पेक वह अंगूठी नहीं लेना चाहते थे। ब्रिगेडियर बोले, अगर तुम नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा, इसलिए तुम ही इसे रख लो। केपी बोले, यह गुलदान सुबह में कुली को दे देना। महिला मित्र वाली बात झूठ थी। ये गुलदान मैंने 15 सेंट्स में लेकर वहाँ रखवाया था। मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ। अभी तुम युवा हो सकता है यह बात अभी तुम नहीं समझ पाओ, लेकिन एक समय के बाद महिला मित्र से मन उचटने लगता है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ गोल्फ खेलने के लिए आ सकते हो। फिर उन्हें याद आया कि पेक के पास एक हाथ नहीं है। पेक ने कहा, मैं एक हाथ से खेल सकता हूँ क्योंकि इसे कर दिया जाएगा। अब इस स्टोरी का सबक देख लेते हैं। कर्मचारी और मैनेजर की योग्यता में फ़र्क होता है। एकाग्रता और पहल शक्ति अनुभव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण योग्यता है। सकारात्मक नज़रिया रखना बेहतर होता है। डिंग हाँकने के बजाय काम करना महत्वपूर्ण है। उद्देश्य अटल होना चाहिए। आपके परिणाम बताते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं। अपनी कमियों के बावजूद आप ऊपर उठ सकते हैं। आत्मविश्वास सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सफलता के लिए त्याग जरूरी है। अतिरिक्त प्रयास महत्वपूर्ण होता है। बाधाओं से विचलित न हो। उपाय कुशलता महत्वपूर्ण है। मालिक की दृष्टिकोण से सोचे। सैनिक की तरह अनुशासित रहे। लक्ष्य बता दे जब किसी से काम करवाते हैं। कर्मचारियों का इम्तिहान लें। इस संसार के गो गेटर युवा होते हैं। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप और कौन से बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।